नमस्कार दोस्तों हम आपको इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का जो पोर्शन कंप्लीट करा रहे हैं उसमें अब हम इस वीडियो में आपसे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के रिलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जहां पर क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो तो कुछ और होगा, लेकिन एक पार्ट में ये जोड़ देगा कि आखिरकार इंडस्ट्री का और एग्रीकल्चर का क्या रिलेशन है। तो अगर इस तरीके का कोई वीडियो कोर्स आता है, मतलब एक तरीके का क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, तो उसका आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। यानी कि आपसे ये पूछ सकता है कि आखिरकार जो इंडस्ट्री, मान लीजिए आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूछ ले और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में पूछ ले, तो बेसिकली इस वीडियो का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बनाने का वो ये बताना है कि आखिरकार इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर किस तरीके से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो ये वाला हमारा पूरा का पूरा वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हम क्या कवर करने वाले हैं कि एक्सप्लेन हाउ द इंडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर इंडस्ट्री अफेक्ट द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया। किस तरीके से ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात उसके द्वारा होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये वाली बात बताना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इग्नू की किताब में इस तरीके से ये टॉपिक स्टार्ट किया है तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि बहुत सारे मॉडल बने हैं, बहुत सारे एक तरीके से इकोनॉमिक थ्योरीज हैं। जैसे सबसे पहली जो है वो फिजियोक्रेटिक की थ्योरी है। फिजियोक्रेसी में क्योंकि ये थ्योरी जो है वो आज से 200-300 साल पुरानी है, बल्कि ज़्यादा ही पुरानी है। उस दौर में एग्रीकल्चर ही एक साधन हुआ करता था काम का, तो सारी बात थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ही सरप्लस मिलता है, बाकी के सेक्टर को सरप्लस नहीं मिलता, तो जो टैक्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे लगाया जाना चाहिए। बेसिकली वो थ्योरी ये कहती है। और उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिक्स आए। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के थ्रू ही ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कही। यानी कि उनका मानना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा बाकी के ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अंतर बताने में फेल रहे। एक बिग पुश थ्योरी कहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक साथ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि सभी एरिया एक साथ डेवलप कर सकें। इसके अलावा लुइस की ड्यूल सेक्टर मॉडल है। लुइस का ड्यूल सेक्टर मॉडल बोलता है बेसिकली कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में पॉपुलेशन को शिफ्ट करके ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली डेवलपमेंट मॉडल है। आपको जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो यहाँ से करना है, जिसमें आपको बताना है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिपेंडेंट है और किस तरीके से वो एक दूसरे के डेवलपमेंट में सहायक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो हमने नोट्स में हमने लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल सप्लाई। तो एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल देने का काम करता है। एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। यानी कि मान लीजिए कपास, मतलब एक तरीके से कपड़ा है, कपड़ा जो है कॉटन इंडस्ट्री है, उसके लिए जो कपास देने का काम करता है, जो कॉटन देने का काम करता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। इसके अलावा शुगर कैन के लिए, चीनी के लिए शुगर कैन देने का काम इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इनपुट प्रोवाइड कराने का काम करता है, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम करता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। साथ ही साथ वो इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई हैं, जैसे मान लीजिए लेज का चिप्स बनता है, उनको आलू चाहिए। जूस के लिए मान लीजिए कोई रियल जूस बन रहा है, मुझे नहीं पता कि उसमें कितना रियल है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि उसको भी रियल के लिए मैंगो चाहिए या जो भी जूस होता है वो चाहिए। कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम करता है। इस तरीके से आप बता सकते हो। दूसरा, इंडस्ट्री भी तो एग्रीकल्चर के लिए रॉ मटेरियल या आप कह सकते हो एक तरीके से टेक्निक प्रोवाइड कराने का काम करती है, यानी कि इनपुट और टेक्निक। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको थ्रेशर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, कटाई भी करनी है, बुआई भी करनी है, बहुत सारे और भी काम करने हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, हार्वेस्टिंग करनी है। तो इन सब के लिए एग्रीकल्चर को टूल्स एंड टेक्निक प्रोवाइड कराने का काम इंडस्ट्रियल सेक्टर ही करता है। यानी कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर एडवांस होगा, जितनी ज़्यादा टेक्निक यूज़ की जाएगी, उतना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है उसको प्रोवाइड कराने का भी काम इंडस्ट्री सेक्टर करता है। देखिए पंप बनाना है, ट्यूबवेल लगाना है, इन सब के लिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इनपुट प्रोवाइड कराने का काम करता है। यानी कि हर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को इनपुट प्रोवाइड कराता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को इनपुट प्रोवाइड कराता है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों ही सेक्टर, अगर कोई देश डेवलपमेंट करना चाहे तो एक अकेले सेक्टर से वो डेवलप नहीं कर सकता, दोनों के दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। देखिए, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने का काम करता है। आज भी आप देखोगे तो भारत में एक आधे से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का, वो काम कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके अलावा आपको याद करनी है कि जो 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 इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी एम्प्लॉयमेंट लीड करती है, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा। अब होता क्या है कि जब एम्प्लॉयमेंट होता है तो यानी कि मैं बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉय अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, इट कंट्रीब्यूट टू द इनकम ऑफ रूरल हाउस होल्ड विच इज टर्न क्रिएट अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम जनरेट होगी वो अल्टीमेटली मार्केट क्रिएट करेगा इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ होगी, इनकम होगी, वो जाकर एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट खरीदेंगे। और इस तरीके से दोनों ही सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यानी कि एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी तो रूरल इनकम बढ़ेगी, रूरल इनकम में जो किसान है वो टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, एसी खरीदेगा। इस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, और अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से लोगों को जो पैसा मिलेगा उससे वो सब्जी खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, पनीर खरीदेंगे, तो उस सेक्टर का भी फायदा होगा। इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेबल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम करता है। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम करता है। यानी कि अगर आप चाहते हो प्रॉपर सप्लाई होना, ये तो डिमांड साइड हो गई, ये तो डिमांड साइड हो गई, और ये सप्लाई साइड है। यानी कि अगर आप चाहते हो लगातार आउटपुट बढ़ता रहे एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की टेक्नोलॉजी और उसके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि ग्रोथ होती रहे इस क्या बोलते हैं इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो वो भी दोस्तों बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट बात करें मार्केट डायनामिक की, तो द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किस तरीके से करता है कि जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्री है क्रिएट डिमांड करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। यानी कि देखिए, आप ये कह सकते हो कि जो इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री जो है क्रिएट डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर की डिमांड प्रोडक्ट करती है इंडस्ट्री की ग्रोथ, क्योंकि वो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा उतना ही ज़्यादा रॉ मटेरियल वो बाय करेंगे। साथ ही साथ अगर ग्रोथ होगा तो जो एग्रीकल्चर है उसका कंजम्पशन करेंगे। इंडस्ट्री एडिड वैल्यू एडिशन टू रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगर आप आलू खरीदने जाते हैं तो आलू आपको मिलेगा 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, और अगर आलू के चिप्स बना लेते हो तो वही आलू जो है वो आपको 200 रुपए किलो या 300 रुपए किलो हो जाएगा। उसी को अगर आप अच्छी पैकिंग कर देते हैं, अच्छी तरीके से क्रिएट कर देते हैं, तो 10 रुपए के 10 ग्राम या 20 ग्राम या आपको मिलेंगे चिप्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एक तरीके का वैल्यू एडिशन का काम करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करने का। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर सच एज हाई एफिशिएंसी ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड्स, फार्मिंग टूल्स, इसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलती है। इनोवेशन इन एग्रीकल्चर सच एज इंप्रूव क्रॉप यील्ड, इसका मतलब देखिए एग्रीकल्चर में अगर इनोवेशन होगा, क्रॉप यील्ड बढ़ेगी, इससे क्या होगा कि लगातार इंडस्ट्री को उसका जो रॉ मटेरियल है वो मिलेगा, उससे जो प्राइस है वो स्टेबल रहेगा, और इसका फायदा इंडस्ट्रियल सेक्टर को होगा। दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का कोई भी सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जब ग्रोथ होती है तो सभी की एक साथ ग्रोथ होती है। इसीलिए सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर लगातार बढ़ता रहे। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा इसी तरीके से बनाई जाती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो आमतौर पर कोशिश ये करती है कि जो सब्सिडी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मिले ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो। और अगर कोई सब्सिडी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिल रही है तो उसका फायदा भी एग्रीकल्चर सेक्टर को होने ही वाला है। गवर्नमेंट आमतौर पर क्या करती है, पॉलिसी बनाती है दैट सपोर्ट बोथ सेक्टर सच एज सब्सिडी फॉर एग्रीकल्चर इनपुट, टैक्स में छूट देती है एग्रो बेस्ड बिजनेसेस पर। इसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर गवर्नमेंट कोई पैसा खर्च कर रही है, कोई रोड बना रही है, स्टोरेज बना रही है, फैसिलिटीज और सब क्रिएट कर रही है,
तो इससे क्या होगा, सप्लाई चेन क्रिएट होगी और मार्केट में इसका फायदा इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री टुगेदर प्ले अ क्रूशियल रोल इन रूरल डेवलपमेंट बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंप्रूविंग इनकम लेवल एंड सपोर्टिंग कमोडिटी डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन लीड टू बेटर लिविंग स्टैंडर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया, यानी गाँव शहरों का विकास होगा, गाँव का विकास होगा और इससे सभी को फायदा होने वाला है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो बनाने का मतलब ये हुआ कि आपको ये पता रहे कि भाई आखिरकार इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो आपका आप कह सकते हो एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर है, दे आर इंटरडिपेंडेंट। दोस्तों ये जो नोट्स हैं ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाले हुए हैं, महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पे भी डले हुए हैं नोट्स, तो आप किसी भी जगह से हमारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।